आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। वन मोर डे हैज गॉन, 5th of April। धीरे एग्जाम पास में आ ही रहा है। और अगेन ईच एंड एवरी second, each and every hour which you are putting into will help you go closer to your final result. ओके, हम आज ठीक है विनीत, उस पर बना देंगे। ठीक है, जीपीएससी पे उसको अभी देख ही रहे हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टाइटल में पहले ही बता दिया गया था, तो उसमें आपके आर्टिकल 1 से हम स्टार्ट करते हैं सीधा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं अभी तक, जो भी एनालिसिस रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आर्टिकल से ही आते हैं। ठीक है, कुछ हमने पहले भी कर लिए थे फर्स्ट डे वाली क्लास में, मतलब कल जो भी हमारा रहा था उसमें हमने किए थे। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एंड में लेंगे। एक बार एक से लेके आगे तक हम आते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, बाकी लेट इट स्टार्ट। देखिए आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जनरली इनको पेयर्स में रख के चलता हूँ कि मान लीजिए एक एक पेयर को अगर हम लेके चलें तो किस तरीके से याद होगा, उसी तरीके से हम इसको रखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले जैसे हमारा पार्ट था, पार्ट हमने याद किए थे, आप साथ साथ पार्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो 1 सेकेंड इसको। जैसे मान लीजिए हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 1 कि भाई इंडिया बनता है सबसे पहले, इंडिया दैट इज भारत वाला जो हमारा, जैसे मान लो उसी से लिंक रहेगा। सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमारे आती है। देखिए आर्टिकल 1 से करते हैं, तो 1 to 4 ये हमारे आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है नाम किसी भी देश के बारे में जो आएगा, तो इंडिया दैट इज भारत, ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हमारा नाम ही क्या दिया हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको नाम बता दिया। ठीक है, फिर आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। 2 और 3 का पेयर रहेगा। 2 में नया स्टेट जो आप एंटर करते हो, तो 2 में आपको सिर्फ इतना लिखना है, न्यू स्टेट। ठीक है, सिर्फ इतना लिखेंगे, न्यू स्टेट। और 3 में आप लिखोगे ओल्ड। ओल्ड को जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 3। इसके कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो भी हम आराम से देख लेते हैं कि 3 में जब भी कोई नया स्टेट, जैसे मान लीजिए 2 में जो नया स्टेट आया जैसे कि सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम को जो अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 2। तो और उसके बाद अब 3 क्या है, जैसे मान लो पंजाब से हरियाणा आपका बनाया गया, तो वो हमारा किस में हो जाएगा, 3 में। 3 में अब देखिए, जैसे पार्लियामेंट है वो अपने हैंड पे इसको कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से ये होगा, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ये बिल आता है। उसके अलावा स्टेट के जो व्यूज होते हैं वो लिए जाते हैं, बट वो बाउंडिंग में नहीं आते। स्टेट कुछ कहेगा नहीं कहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगेन बिकॉज क्योंकि हमारा यूनियन है और यूनियन का ही वो रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेरिकन फेडरलिज्म और इंडियन फेडरलिज्म को अगर हम देखते हैं, तो हमारा डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन का। जबकि जो यूएसए है, दैट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, बोथ स्टेट्स आर आल्सो इंडिस्ट्रक्टिबल एंड यूनियन इज आल्सो इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो एक हो गया नाम, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो वहां पे भी आपको इस चीज पे फोकस करना है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमने उसमें, जैसे यूनियन सिर्फ स्टेट्स की है, टेरिटरी जो है, जैसे शेड्यूल 1 में आपको दोनों चीजें दे रखी हैं, स्टेट भी दे रखे हैं, यूटी भी दे रखी है। बट आर्टिकल 1 जब बात करता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हम फेडरेशन की बात नहीं करते। ठीक है, फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडिया, यूनियन बोला गया है। तो इस पे भी आप फोकस करेंगे, बिकॉज अगेन बिकॉज वी आर होल्डिंग टुगेदर, वी आर नॉट कमिंग टुगेदर। तो ये हो जाता है। 2 में नया स्टेट आपने ऐड किया, एग्जाम्पल सिक्किम। उसके अलावा देखिए जैसे गोवा है, ठीक है, पौंडीचेरी था आपका, दमन एंड दीव था, ये भी अलग अलग टाइम पीरियड पे ऐड हुए थे। शुरू में एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी, फिर यूटी आपके बने कुछ। जैसे मान लो गोवा है, वो स्टेट में भी आपका चेंज होता है। क्रोनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हमारा आता है आपका आर्टिकल नंबर 4। 4 में कुछ नहीं है। जो 2 और 3 में आप प्रोसेस फॉलो करोगे अमेंडमेंट का, जो हमारा एडिशन का रहेगा,
वो जो प्रोसेस है वो 4 में बात करी गई है कि भाई वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। एंड एक चीज आप ध्यान रखना कि जितनी भी चीजें सिंपल मेजोरिटी से होती हैं वो हमारा 368 में नहीं आती। 368 हमारा क्या है? अमेंडमेंट। अब याद करिए, हमने अमेंडमेंट जो देखा था वो कौन से पार्ट में आया था? कुछ साथ साथ मैसेज में आंसर कर सकते हैं ताकि हल्का फुल्का सा बीच में मुझे भी पता चलता रहे, ठीक है? यस। तो 20th 20वें से हमारा आया था, ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, ये तो हो गए हमारे 1 2 3 4 यूनियन। अब मैंने आपको बताया था यूनियन बनते ही अगला हमारा बनता है आपका सिटीजनशिप, ठीक है? तो सिटीजनशिप में आपको जो मेन याद रखने हैं, ठीक है, 5 में तो है कि भाई संविधान जब स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में ही जिसको सिटीजनशिप दी गई वो आपका आ जाता है, ठीक है? आप ये याद रखना 6 एंड 9, 6 जो है, सॉरी 6 और 7 इनका एक पेयर है। 6 में वो थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनके सिटीजनशिप के बारे में, एंड 7 में वो थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो 7 में आपसे सिटीजनशिप जो है वो छीन ली जाएगी क्योंकि आप पाकिस्तान चले गए हैं। डेट वगैरह पे अभी नहीं जाएंगे, बस आप कीवर्ड पे फोकस करो, ठीक है? कीवर्ड से ज्यादा आएगा। तो 5 है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट जो रहेगा, 6 और 7 का एक पेयर है। 8 जो है वो है ऐसे सिटीजन्स के अधिकार जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके क्या अधिकार रहेंगे, ठीक है? उसके बाद आप 9 पे फोकस करो, 8 पे ज्यादा नहीं, ठीक है चलेगा। 7 एंड 9, 7 मैंने कहा जो पाकिस्तान चले गए थे उनके भी अधिकार चले गए, और 9 भी वही बात करता है, ठीक है? 7 और 9, तो 9 और 7 का भी एक पेयर बनेगा, जैसे 6 और 7 का हमने बनाया था। तो 9 भी आपका सिटीजनशिप छीन रहा है, बट कैसे छीन रहा है? अगर आप वॉलंटरली किसी भी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो आपकी सिटीजनशिप चली जाती है, दैट इज 9। उसके बाद 10 और जो 11 है ये भी एक पेयर से ही है, मतलब इसमें पावर्स की काइंड ऑफ बात करी गई है। जैसे 10 देखेंगे तो जो सिटीजनशिप कंटिन्यू होती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट, तो उसमें इसके बारे में बात है। एंड 14 इज कि भाई सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी अगर कानून बनेगा तो आप देख सकते हैं पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो हु इज हैविंग द पावर? पार्लियामेंट। क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यूनियन टिल्टेड है, तो डेफिनेटली किसके पास पावर होगी? आपका पार्लियामेंट के पास, ठीक है? हम फेडरल मतलब अगर ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करते हैं वैसा तो है नहीं। तो यहाँ से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाता है। अब आता है पार्ट 3 पे। पार्ट 3 स्टार्ट होता है 12 से। 12 पे सिंपल है डेफिनेशन, ज्यादातर जगह आपको फर्स्ट पे डेफिनेशन ही मिलेगी, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन है। स्टेट की डेफिनेशन में दो चीजें याद रखेंगे। नंबर 1 आता है जुडिशरी को लेके। जुडिशरी का क्या है? जुडिशरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, बट अगर जुडिशरी ऑर्डर पास कर रही है, कोई डिक्री पास कर रही है, जजमेंट पास कर रही है, तब हम उसको स्टेट के डेफिनेशन में नहीं रखते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो नंबर 2 ये हो गया। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं प्राइवेट बॉडी, ये दो चीजें बस याद रखो, जुडिशरी वाला पार्ट एंड सेकंड प्राइवेट बॉडी। प्राइवेट बॉडी अगर स्टेट के साथ मिलके काम कर रही है एज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेट तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी, ठीक है? मतलब प्राइवेट भी आ सकते हैं। अब स्टेट हमने देख लिया 12 में। पार्ट 4 में 12 3 36, 36 में भी क्या है आपका? स्टेट। अब हम आते हैं 13। 13 इज वेरी फेमस, एवरीबडी नोज अबाउट इट, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। आपको याद ये रखना है, जुडिशियल रिव्यू में कोई भी किसी का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है? पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी, यूनियन का भी कर सकते हैं, सेंटर का भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो हमें तराजू याद रखने हैं। एक तराजू है वो कहता है कि जुडिशियल रिव्यू यानी कोई भी कानून, द लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट फंडामेंटल राइट इज नल एंड वाइड। तो एक आपकी तराजू होगी है किसी भी कानून की और फंडामेंटल राइट की। तो कानून को मैं तोल रहा हूँ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो उस कानून को नल एंड वाइड किया जा सकता है। बट इसमें हर चीज आ जाएगी, मतलब लॉ भी आ जाएगा, ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा, बाय लॉज भी आ जाएगा, एनीथिंग। एक्सेप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट सवाल फिर ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर एक्सेप्शन है तो उसको भी तो किसी चीज से आप कंपेयर करोगे या तोलोगे, तो वो हमारी जो चीज होगी दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारी दो चीजें आ जाएंगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से, बट अगर वैसे है तब हम किससे देखेंगे? आपका फंडामेंटल राइट से। तो ये हो गया 13। फिर हम आते हैं 14 पे, ठीक है? अब 14 से हमारे इक्वालिटी वाले शुरू हो जाते हैं। 14 को एक देखेंगे, अब हर जगह दो 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 के पेयर बन रहे होंगे। 14 के अंदर ही दो हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, ब्रिटिश से संबंधित है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, वो यूएसए का है। तो 14 में दो हो गए, बराबरी आप सबको मिली हुई है, कानून आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और सबको समान संरक्षण भी देता है, दैट इज 14।
15 और 16 का एक पेयर है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। देखो 15 क्या कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, और 16 क्या कहता है आई विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वो नेगेटिव को रोक रहा है 15, और 16 आपको पॉजिटिव चीजें दे रहा है। ठीक है। पॉइंट 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ CSR2, CSR2 ये याद रखेंगे, CSR2 प्लेस ऑफ बर्थ, POB, C फॉर कास्ट, S सेक्स, R2 रेस एंड रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये हो गए 5 फैक्टर्स। सिक्स्थ जो है वो हमें जो कहता है वो आपका मेनली किसमें आ जाता है, CSR2 प्लस यहाँ पे 2 चीजें आपकी और ऐड हो जाएंगी, दैट इज एक हो जाएगा रेजिडेंस ऐड हो जाएगा, और एक आपका ऐड हो जाता है डिसेंट। ठीक है, ये 2 याद रखेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं। ये हो गया 16। अब इनके आपको एक्सेप्शंस भी याद रखना है कि जो स्पेशल प्रोविजन आप बना सकते हो, जैसे कि 15 में वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, EWS, इसके स्पेशल प्रोविजन रहेंगे। वैसे 14 वाले भी रह गए हमारे। 1 सेकेंड, किसी स्टूडेंट का भी माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ऋतु, ओके। तो जैसे 14 था इक्वालिटी, सब इक्वल हैं, बट प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, UNO वाले हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, MP MLAs हैं, वो इसके एक्सेप्शन में आ जाते हैं। हर एक की एक्सेप्शन रहेगी। लॉज जैसे फंडामेंटल राइट हमारे एब्सोल्यूट की कैटेगरी में नहीं आते, एक्सेप्ट 17 जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका रहेगा। फिर एक जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन वो बनता है कि सिटीजन्स को कौन से कानून होंगे। अगर ये सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर फॉर सिटीजन, आंसर इज ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर फॉर सिटीजन्स। अगर सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर ओनली फॉर सिटीजन, आपको इस चीज पे फोकस करना है। अगर ओनली पूछेगा तब हमें क्या आंसर करना है। 5 होते हैं हमारे, 15, 15 दूनी 30, 15 में एक जोड़ा 16, 30 में से एक घटाए 29, तो 15, 15 इंटू 2 30, 15 और एक 16, 30 में से एक गया 29, और बीच में आप एक 19 डाल दो जो हमारा फ्रीडम वाला है। अब हम आते हैं दोबारा से 15 पे। तो 15 हो गया हमारा, तो इसके एक्सेप्शंस भी हो गए हैं। 16 हो गया है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमने पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया, तो वहां पे सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ पे भी हमारा अगेन जो एक्सेप्शंस आते हैं SC, ST, OBC एंड EWS, इनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन जो बनाते हैं वो भी आ जाएगा। ठीक है, EWS में 10% का क्राइटेरिया है, वो भी आपके संविधान में मेंशन्ड है, ये भी याद रखना है। 17 और 18 का एक पेयर है। 17 जो नीचे प्रॉब्लम चल रही थी उसको सोल्व कर रहा है। 17 सोल्व कर रहा है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया, डिफाइंड नहीं है संविधान में, कुछ भी डिफाइंड नहीं है, एक्सेप्ट हम मान सकते हैं 13 जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा सा डिफाइन करता है, बट जुडिशियल रिव्यू टर्म यूज नहीं करता। बाकी जगह टर्म यूज करी गई है बट डिफाइंड नहीं है। अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटी, मार्शल लॉ, एनीथिंग विच एवर कम्स इनटू योर कॉन्स्टिट्यूशन, मोर और लेस दे आर नॉट डिफाइंड। मिसबिहेवियर एक और चीज है जो कि डिफाइंड करी गई। तो ये 2 चीजें हम मान के चल सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू एंड मिसबिहेवियर। उसके अलावा अब 17 में तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म किया, अब 18 में ऊपर वाली प्रॉब्लम को दूर किया, दैट इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के टाइटल हैं, M एंड E। M इज मिलिट्री, E फॉर एजुकेशनल, ये 2 ही टाइटल आप रख सकते हो, M और E, तो ये हो जाएंगे। उसके अलावा जो बिल्कुल निटी-ग्रिटी वाले हैं उनको हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस आर्टिकल को याद करना है। तो जैसे अगर कोई सिटीजन है वो तो किसी भी टाइप का टाइटल नहीं ले सकता, बट अगर कोई पर्सन है हु इज नॉट अ सिटीजन तो वहां पे वो परमिशन वर्मिशन लेके, हाँ 1 सेकेंड, आई थिंक, ओके, ये हो सकता है कि OBS, कोई बात नहीं, ये OBS की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो बाकी इसको बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल ही रही है यूट्यूब के लिए, बाद में डाल देंगे इसको, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, अगर मिस हो जाता है तो डोंट वरी। तो यहाँ पे हम आए 17 एंड 18, तो 18 हो गया आपका। अब आता है 19। 19 में सिंपल है, 19 में 6 हैं। देखो सबसे पहले मैं बोलता हूँ तो राइट टू स्पीच, ठीक है, बोलते ही लोग असेंबल होते हैं, असेंबली, असेंबली होके हम सब लोग एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएशन बना के हम दूसरी जगह जाने लग जाते हैं। तो स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, मूवमेंट होके आप रिजाइड करते हो, रहने लग जाते हो, एंड देन प्रोफेशन, फिर आप प्रोफेशन पे बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इनके आपको ये ध्यान रखना है, इनमें ना बहुत सारे
आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, सबसे ज्यादा आपके स्पीच में ही है। ठीक है, स्पीच में मल्टीपल, जैसे कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, तो ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, इवन पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, सबसे ज्यादा यहीं पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो, उसके अलावा जो सेकंड है असेंबली, उसमें सिंपल है एसआईपी। एसआईपी एसआईपी करवाते हैं आजकल, तो एसआईपी है इसमें। तो एस फॉर सॉवरेनिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड पी फॉर पब्लिक ऑर्डर, तो ये तीन उसमें हो जाएंगे, एसआईपी से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका है, ठीक है, एसआईपी के साथ एक और चीज ऐड कर दो, मोरालिटी, दैट इज एसोसिएशन। तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, असेंबली कैन बी इमोरल, बस एक सेंटेंस याद रखना, असेंबली कैन बी इमोरल बट एसोसिएशन कैन नॉट बी इमोरल, क्योंकि एसोसिएशन जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, असेंबली थोड़ी सी इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है तो इमोरल है, तो वहां मोरालिटी एडेड नहीं है, जबकि एसोसिएशन जो है दैट इज मॉरल, तो मोरालिटी हमने एसोसिएशन में ऐड करी। उसके बाद जो मूवमेंट वाला हमारा आता है डी एंड ई, जिसमें हम रिजाइड करते हैं, उनमें दोनों में सेम है। एक सिंपल बोला है कि भाई जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, और एक हमारा इसमें डाला है कि आपके जो शेड्यूल ट्राइब है उनके इंटरेस्ट के लिए, बस दो ही चीजें हैं। तो ये यहाँ पे पैक हो जाएगा, जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों में सेम है, रिजाइड में भी और मूवमेंट में भी, मूवमेंट एंड रिजाइड। आपको जो डोमेस्टिक मूवमेंट दी गई है वो आपको दी गई है 19 में, और जो इंटरनेशनल मूवमेंट है ये भी हमारा रहता है, वो आपको किस में दी गई है, 21, आपके राइट टू लाइफ में। तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में टेक्निकलिटीज डाल सकते हैं स्टेट और वो सब, कि भाई इमोरल भी नहीं होना चाहिए, टेक्निकल चीजें डाली जा सकती हैं। अब 19 के बाद हम आते हैं 20। 20 और 22 का एक पेयर रहेगा, 21 को हम सेपरेटली याद करेंगे, 19 के साथ 21 हमारा आ ही जाता है वैसे। 19 और 21 काइंड ऑफ लाइक, जैसे 19 तो फ्रीडम आपको दे ही रहा है, और 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसमें वो सारी ही चीजें जो कहीं भी फिट नहीं हो रहा, जो कहीं मैच नहीं हो रहा, उसको आप 19 में आराम से डाल सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी, अगर ऑप्शन में 21 है तो कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा उससे। ठीक है, ध्यान ये रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दोनों में आएगा, बट इन्फॉर्मेशन को आप 19 से ज्यादा लिंक करेंगे। बाकी राइट टू मैरिज है, ठीक है, या फिर लाइफ तो आ ही गया, स्लीप है, स्पीडी ट्रायल है, हैंडकफ के अगेंस्ट है, या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट है, ये सारे के सारे, ठीक है, आपके किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे 21 में। अब हम आते हैं 20 और 22। देखो 20 और 22 का पेयर क्या है, 20 आपको कन्विक्शन के लिए प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपको दोषी करने के लिए, जबकि 22 उससे आगे की स्टेज है, आपको अरेस्ट किया जाएगा और प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाएगा। अरेस्ट आपका कोई भी क्रिमिनल एक्ट होने के बाद किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन काइंड ऑफ उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए है वो, एक्ट होने से पहले। तो अगर हम 20 में बात करते हैं तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला, मान लो आज 5 अप्रैल है, तो जिस दिन आपने क्राइम किया, 5 अप्रैल को आपने कोई क्राइम किया, तो जो 5 अप्रैल को सजा है आपको वही मिलेगी, पीछे जाके सजा को कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता, नंबर 1। ठीक है, सेकंड इज डबल जियोपार्डी, मुझे एक क्राइम की 2 सजा नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो पीछे जाके नहीं बढ़ाएंगे, एक क्राइम की 2 भी सजा नहीं मिलेंगी, बट एक्सेप्शन है डिपार्टमेंटल, आपका डिपार्टमेंट आपको निकाल सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड थर्ड है हमारा आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हमारा लाई डिटेक्शन आता है, तो लाई डिटेक्शन वगैरह करवा सकते हैं, मतलब बट आपकी बिना कंसेंट के भी नहीं हो सकता। लाई डिटेक्शन को आपके खिलाफ एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम जैसे राइट टू स्ट्राइक की भी बात करते हैं, राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज अ लीगल राइट इन सम सर्टेन केसेस, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, नॉट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो स्ट्राइक पे आपको ये ध्यान रखना है, ये फंडामेंटल राइट के केसेस में नहीं आएगा, प्रोटेस्ट के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, स्ट्राइक के फॉर्म में नहीं आएगा जब आप चीजों को रोक देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला आता है 22। 22 की दो चीजें हैं, जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो सिंपल है, अरेस्ट करते ही आपको बताएंगे कि भाई क्यों अरेस्ट किया गया, राइट टू इन्फॉर्म, आप वकील कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने भी भेजा जाएगा, ये हो गया हमारा सिंपल। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया है। उसके अलावा अब जो 24 घंटे वाली चीज है, उसमें आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, दैट इज
कि उसमें जो ट्रैवल टाइम है वो एक्सक्लूडेड होता है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने का, ठीक है, उसको हम उससे बाहर रखते हैं। अब आता है उसका अगला पॉइंट, दैट इज जो हमारा 22 का सेकंड पार्ट है कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, पहली चीज, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं डाल सकते, नंबर 1। अगर 3 महीने से ज्यादा डालेंगे तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ता है। नंबर 2, एडवाइजरी बोर्ड में आपके हाई कोर्ट के जजेस और ये सब होते हैं, हमारे एक दो ज्यूरिस्ट होते हैं, तो उनका एक बोर्ड बनता है, ठीक है। और इसके बाद अगर वो बोर्ड रिकमेंड करता है तभी उसको एक्सटेंड किया जाएगा, बट किसी भी हाल में वो एक्सटेंशन उससे ज्यादा नहीं हो सकती जिस भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून में आपको पकड़ा गया है। मान लो उसमें सजा 9 महीने की थी, तो वो 3 महीने से ज्यादा आपको 9 महीने रख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी 9 महीने से ज्यादा करते हैं। मतलब जिस कानून में आपको डाला गया है उससे ज्यादा आपको फिर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं हो सकता। तो ये हो गया 22 के बाद 23 और 24 का एक पेयर है। कैसे याद रखेंगे? ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे फंसे हुए हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे फंसे हुए हैं, ट्रैफिक एंड सिग्नल पे बच्चे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो 23 आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चों से बॉन्डेड लेबर हम करवा रहे हैं तो वहां आ जाएगा, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर। जबकि जो 24 है, 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि लेबर, चाइल्ड, बच्चे, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में 3 क्राइटेरिया हम बनाएंगे। 3 क्राइटेरिया क्या होंगे? नंबर 1 जो क्राइटेरिया है दैट इज लेस देन 14। लेस देन 14 में अगेन हमारे पास 2 चीजें हैं, ई और एफ। अगर एक बच्चा 14 साल से कम है तो उसको ई और एफ में काम करने को मिलेगा। ई इज एंटरटेनमेंट, एफ इज फैमिली। तो आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में कर सकते हो, फैमिली बिजनेस में कर सकते हो। जबकि 14 से 18 में आप नॉन हैजार्डस में कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव केमिकल्स इन सब में नहीं कर सकते। और 18 से ऊपर आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अब हम आते हैं राइट टू रिलीजन, जो कि 25 से लेकर 28 तक है, 25, 26, 27, 28। 25 और 26 का एक पेयर है। 25 कहता है इंडिविजुअल के राइट्स, यानी आपके और मेरे, बिलीफ, प्रैक्टिस, प्रोफेस, ठीक है, बट कभी भी आप किसी को फोर्सफुल कन्वर्ट नहीं करवा सकते, दैट इज 25। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कलेक्टिव राइट, आपके और मेरे मिले जुले सबके राइट, कि भाई हमें कोई एडमिनिस्टर करना है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है, अपने धर्म को मतलब साथ में लेके चलना है, तो कलेक्टिव राइट जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 26 में। तो 25 और 26 का एक पेयर हो गया। 25 कहता है इंडिविजुअल के, 26 कहता है कलेक्टिव के। 27 कहता है कोई टैक्स नहीं लगा सकते रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड, ठीक है, जैसे पुराने टाइम पे जजिया वगैरह आपके होते थे, ये ऐसे ध्यान रखेंगे। 27। 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस। मान लीजिए कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूट है या पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है, उसमें किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जा सकता टू अटेंड एनी रिलीजियस जो भी प्रैक्टिस हो सकती है, या फिर कोई प्रेयर वगैरह, एनीथिंग, तो उसमें आप फोर्स नहीं कर सकते, उसके कंसेंट से कर सकते हो। और अगर वो पर्सन माइनर है तो उसके गार्जियन के कंसेंट से कर सकते हो। तो दिस इज 27, टैक्स नहीं लगा सकते। 28, अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकते। फिर आता है 29 और 30। 29 और 30 का एक पेयर है, दोनों है माइनॉरिटी के लिए, बट 29 में माइनॉरिटी टर्म यूज नहीं है। 29 मोरलेस, जैसे मान लो शुरू में तो हमें लिख देते हैं कि राइट ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, बट उसकी जो लैंग्वेज है, मतलब लिखा हुआ है 29 में कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, बट आप आगे देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस इससे सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रखी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हु इज अ माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड। 29 भी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है और 30 भी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, बट 30 प्रोटेक्ट्स ओनली 2 टाइप ऑफ माइनॉरिटी। ये भी सवाल आपसे पूछा गया पहले, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। रिलीजियस माइनॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमारे पास 6 हैं इंडिया में। और आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी की, यस, रिलीजियस माइनॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 6 हैं, हिंदू को छोड़ के, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है हमारा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक को आपका कौन डिफाइन करेगा? वो करता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मान लो हरियाणा या एक्सेट्रा। तो ये दोनों चीजें भी याद रखनी है। तो 29, 30 पे हम आ गए, हम दो के पेयर में चल रहे हैं, ठीक है। हम शुरू हुए थे जैसे 1 to 4 में हमने देखा, 1 हो गया नाम, 2 और 3 का एक पेयर, न्यू स्टेट, ओल्ड स्टेट, 4 में उसका प्रोसीजर, 5, 6 में हमने कुछ नहीं करना, 5 और 6 का, 5 तो कमेंसमेंट था, 6 और 7 का एक पेयर था कि भाई कोई इंडिया आया पाकिस्तान से, और 7 है कोई इंडिया से पाकिस्तान गया।
7 जैसा ही 9 है अगर आप वॉलंटरली किसी को गिव अप कर देते हो तो। फिर आपका 10 और 11 का एक पेयर बना था पावर राइट से संबंधित और पावर दी पार्लियामेंट को। फिर हम आए थे 12 पे, 12 डेफिनेशन आया, 13 जुडिशियल रिव्यू आया, इनका पेयर। 14 में 2 टाइप के हमने देखे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन। 15 और 16 का एक पेयर बना, 17 और 18 का एक पेयर बना, 15 और 16 में एक्सेप्शन से CSR 2 एंड ऑल, 17 और 18 का पेयर, 19 और 21 का पेयर बनाया था हमने, ठीक है। और 19 और 21 के बाद हमने 20 और 22 का पेयर बनाया। फिर 23 और 24 है ट्रैफिक में बच्चे, ठीक है। और फिर 25 और 26 का बना इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स ऑफ रिलीजन। फिर 27 और 28 का बना टैक्स एंड हमारा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस। और फिर 29 और 30 का बना जो कि हमारे एजुकेशनल कल्चरल राइट्स है। तो ये ध्यान रखना। अब एक पॉइंट आता है, जैसे 30 जो है वो कहता है कि एजुकेशनल माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको बनाने का, तो इस चीज पे फोकस करेंगे। यहाँ पे 2 चीजें फिर से आती हैं। यहाँ ना स्पेसिफिकली एक चीज लिखी हुई है कि स्टेट बाय लॉ कंपल्सरी है स्टेट के लिए कंपनसेशन देना। अगर मान लीजिए 30 में कोई एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और उसकी लैंड को स्टेट एक्वायर कर रहा है, तो इट इज कंपल्सरी फॉर द स्टेट टू पे द कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30, क्योंकि उनके अधिकार उससे कम नहीं होने चाहिए, आपको उतना कंपनसेशन जरूर देना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ 2 कंडीशन में होता है। पहला जो हमने 30 में देखी, अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और उसकी जमीन में एक्वायर कर रहा हूं तो। सेकंड ऐसा तब होता है जब हम देखते हैं आपकी पर्सनल कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है, सीलिंग लिमिट के अंदर, और उसको स्टेट एक्वायर कर रहा है। पर्सनल कल्टीवेबल लैंड विद इन द सीलिंग लिमिट, इफ इट इज एक्वायर्ड बाय स्टेट देन दे हैव टू पे कंपल्सरी कंपनसेशन। ये 2 बिल्कुल याद रखना है। 31 में देखो, 31 आपका डिलीट हो गया था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला हमारा था, और 300A में चला गया। पार्ट 12 चैप्टर 4 याद रखना है। चैप्टर भी हमने देखे थे और पार्ट्स भी देख लिए थे, पहले ही कर लिया था, ठीक है। कंपल्सरी वाला आई रिपीट अगेन। कंपल्सरी देखो, मैं एक किसान हूं, मेरे पास जमीन है, मेरी जमीन स्टेट की सीलिंग लिमिट के अंदर आती है। मान लो सीलिंग लिमिट है 6 एकड़, मेरी जमीन है 6 एकड़ ही या 5 एकड़। अगर उस जमीन को, जो मेरी पर्सनल कल्टीवेबल जमीन है, ये भी ध्यान रखना है, मैं उस पर कल्टीवेशन कर रहा हूं, उसको अगर स्टेट एक्वायर करेगा तब इट इज कंपल्सरी फॉर द स्टेट टू पे मी कंपनसेशन, नंबर 1। सेकंड, मैं एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं, और अब अगर मेरी जमीन को स्टेट ले रहा है तब मुझे देना कंपल्सरी है, क्योंकि मेरे जो माइनॉरिटी के अधिकार हैं वो किसी भी सेंस में कर्व नहीं होने चाहिए। तो स्टेट मुझे एटलीस्ट इतना कंपनसेट करे कि जितना मैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से गेन कर पा रहा था, नॉट ओनली मॉनेटरी, जितना हम कर पा रहे थे वो सारा का सारा आप कर पाए, ये भी जरूरी है। तो ये 2 चीजें हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड सेकंड इज हमारा पर्सनल कल्टीवेबल लैंड। अब हम आ जाते हैं 31 पे। देखो 31 तो आपका वो चला गया, बट 31A B C याद रखना है। दीज आर द एक्सेप्शन। 31 बचाता है फ्रॉम चैलेंजिंग सर्टेन पार्ट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। 31A जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, जब मान लीजिए किसी भी एस्टेट को हम एक्वायर कर रहे हैं, बस इतना याद रखो। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी एस्टेट है या कॉर्पोरेशंस है, उनको स्टेट पूरा भी एक्वायर कर सकता है, आपके अधिकारों को भी कम किया जा सकता है, अगर स्टेट को लगे तो नेशनल इंटरेस्ट में भी ऐसा किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल 14 और आपके 19 में आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि 31A बचाता है सिर्फ 14 और 19 में चैलेंज करने से। 31C भी इन्हीं दोनों आर्टिकल्स में बचाता है, 14 और 19। बट यहां पे आ जाती है DPSPs। 39B BD, 39B है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, BD, बी के साथ आ रहा है डी, BD 39B स्मॉल बी, नॉट कैपिटल बी। 39B BD डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, हो सकता है मुझे अगेन आपकी लैंड एक्वायर करके किसी को देनी पड़े, तो उसको भी चैलेंज नहीं कर सकते आप 14 और 19 में, ठीक है। तो 31A आराम आराम से चलते हैं, 31B 31C, ए और सी की एक्सेप्शन ये बचाते हैं 14 और 19 से दोनों, ठीक है। पहला तो ये ध्यान रखो 14 और 19। ए में एस्टेट को एक्वायर करते हो तब बचाता है 14 और 19 से। सी में
डीपीएसपीज को इम्प्लाई करते हैं तब, जिसमें कि 39B एंड 39C। तो 39B क्या कहता है, ये भी सारे आएंगे अभी हमारे डीपीएसपी में। बी और डी, बी से डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी से कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को करने के लिए कोई डीपीएसपी लेके आया, तो उसको आप 14 और 19 में चैलेंज नहीं कर सकते। ये इम्यूनिटी देता है 31C, और 31A इम्यूनिटी देता है एस्टेट को एक्वायर करने के लिए 14 एंड 19 अगेन। बट 31B आपकी इम्यूनिटी देता है 9th शेड्यूल को, ये ध्यान रखना। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड होता है, तो 31B में आप याद रखो कि 9th शेड्यूल बस। और 9th शेड्यूल सारे ही फंडामेंटल राइट से आपको प्रोटेक्ट करता है, तो उसमें 14 और 19 जैसी कोई चीज नहीं है, वहां बस ओवरऑल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9th शेड्यूल, तो ये तो सारे ही आ जाएंगे। अब हम आते हैं 32। 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भाई मेरे अगर फंडामेंटल राइट को कर्व किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाना मेरा फंडामेंटल राइट है। 32 के पैरेलल हाई कोर्ट में है 226। पहले ये टेबल बना लो, 32 और 226। 32 है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, 226 में हाई कोर्ट जा सकते हो। 32 में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में जा सकते हो, 226 में फंडामेंटल राइट्स में भी जा सकते हो और अदर राइट्स में भी जा सकते हो। यानी पॉइंट इज 226 इज वाइडर देन 32। ये सवाल भी पहले आए हुए हैं इसके बारे में लगातार, ये सारे ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सारे ही पूछे गए, ठीक है। सेकंड, ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे एक तो हो गया हमारा कि भाई 32, 226 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ हाई कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट, यानी हाई कोर्ट में ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बट एक पॉइंट समझो, 32 क्योंकि खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता, उसके पास डिस्क्रिशन नहीं है। जबकि 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो 226 गिव्स हाई कोर्ट अ डिस्क्रिशन आइदर टू एडमिट योर, जो भी मतलब आपकी प्ली आई है उसको एडमिट करना या ना करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जबकि टेरिटोरियल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली भाई सुप्रीम कोर्ट है तो उसका तो ऑल ओवर इंडिया रहेगा, और जबकि हाई कोर्ट है तो उसका विद इन दैट टेरिटरी रहेगा। बट अगर वैसे स्कोप देखते हो तो हाई कोर्ट का वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट का नैरो है, क्योंकि हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट तो है ही, अदर राइट्स भी है। तो हो गया 32 का पेयर बना 226 के साथ, हाई कोर्ट के साथ। अब हम आते हैं 33 पे। 33 और 34 का एक पेयर है। 33 और 34 का क्या है, 33 कहता है कि देखो आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस को मेंटेन करने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरी होती है, तो डिसिप्लिन के टाइम पे हम कुछ फंडामेंटल राइट को कर्व करेंगे। बोला कि ठीक है। 34 कहता है कि इससे ज्यादा किसके, वो कहता है कि हम तो सिटीजन के भी करेंगे। मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए जब सिटीजन के भी करने पड़ जाए, तब आता है 34, दैट इज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कहता है कि सिटीजन के कोई भी फंडामेंटल राइट हम कर्व कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं होती। तीन टाइप की हमारी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में आपका सेंटर स्टेट रिलेशन भी डिस्टर्ब होता है, और फंडामेंटल राइट भी आपके कर्व किए जा सकते हैं। 358 एंड 359। 358 ओनली 19 को सस्पेंड करता है ऑटोमेटिकली, एंड ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। बट जो 359 है वो फिर किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। तो 358 और 359, 359, इन दोनों का भी एक पेयर है। 358 सेज 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अगर मेरे ऊपर इमरजेंसी लगी एक्सटर्नल नेशनल, यानी मान लो चाइना वॉर कर दे या एक्सटर्नल एग्रेशन कर दे, तब इंटरनल वाले में नहीं लगेगी, आर्म्ड रेबेलियन में नहीं लगेगी 19 या 358। जबकि 359 क्या कहता है, अदर देन दैट, अगर आप चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने हैं, आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड कर सकते हो। बट यहां भी दो एक्सेप्शन है, 20 और 21। बट ये दोनों एक्सेप्शन 34 में नहीं है। 34 में उसके दौरान बनाया गया कोई भी कानून आपसे 20 भी छीन सकता है, 21 भी छीन सकता है। एंड वन मोर थिंग, फंडामेंटल राइट डील्स ओनली विद द सॉरी 34 डील्स ओनली विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 34 मार्शल लॉ सेंटर और स्टेट रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं करता।
नेशनल इमरजेंसी दोनों से डील करती है, सेंटर स्टेट रिलेशन को भी, फंडामेंटल राइट को भी। प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, या स्टेट इमरजेंसी, वो सेंटर स्टेट रिलेशन से डिस्टर्ब करता है बस, फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है। और आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ फाइनेंस हुआ है कि भाई हम थोड़ा सा सैलरी कम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, थोड़ा बिल रख लो, फाइनेंशियल रख लो, ऐसा चलेगा। बट उसके अलावा रिलेशन ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। 34 देखिए, 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि पार्लियामेंट के पास स्पेशल अथॉरिटी है टू लेजिस्लेट इन फॉलोइंग आर्टिकल्स, इवन दो, चाहे उन पे बनाते टाइम वो पार्ट आपका स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना आता हो। तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं आर्टिकल 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 से 32 आए, फिर एक और जोड़ो 33, एक और जोड़ो 34, तो 16, 32, 33, 34, और फिर आपके आते हैं दो आर्टिकल 17 एंड 23। तो जो हमारा ये भी एब्सोल्यूट है, 17 भी एब्सोल्यूट है, और 23 जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है वो भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो दीज आर एब्सोल्यूट जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसमें आता है, तो उनको भी पार्लियामेंट को ही दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए सारे। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं, देखो आपके सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो गए 35 तक। तो 35 में सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है किस किस में कानून बनाने का, अगर 16 में आ रहा है, 16 दूनी 32 में आ रहा है, 32 और एक 33, 33 और एक 34, और 17 और 23, 17 इज अनटचेबिलिटी, 23 इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दीज आर एब्सोल्यूट राइट्स, देयर आर नो एक्सेप्शंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और अनटचेबिलिटी की। तो इन दोनों को भी उनको दिया गया है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पैक हो जाते हैं सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब हम आते हैं डीपीएसपी में। डाउट्स को सारों को बिल्कुल एंड में लेंगे, आप साथ में नोट करके रख सकते हैं। देखिए डीपीएसपी 36 पे आते हैं। डीपीएसपी बड़े फनी याद हो जाएंगे सारे। हमने डीपीएस फंडामेंटल ड्यूटी याद करी थी क्या लास्ट, पिछले वाली क्लास में ड्यूटीज करी थी, ए फॉर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ठीक। तो डीपीएसपी करते हैं। देखो कुछ नहीं है, 36 मतलब वही जो 12 में बात करी गई, 12 या 36, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम्स द 37। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। आपके पास चार चीजें हैं। चार चीजें क्या हैं? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। चारों को एक साथ ऊपर लिख सकते हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और देखो तीन, चारों के चारों अगर पूछा जाए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चारों ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट आपको बताइए, इवन दो प्रियम्बल जो है, जो दोबारा एक्सप्लेन करना है, आई विल टेक इट अगेन लवप्रीत, ओके। 35 को दोबारा बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलने देते। देखो प्रियम्बल, प्रियम्बल भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट पार्ट मेंशन नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदन भारती में भी कहा था, एलआईसी में भी कहा था, इंटीग्रल पार्ट। फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में ही है, तो इट इज अ पार्ट। डीपीएसपी पार्ट 4 में है, एंड फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में है, तो दीज आर पार्ट। सवाल पूछा जाए बेसिक स्ट्रक्चर, नन ऑफ देम इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ना ही प्रियम्बल, ना ही फंडामेंटल राइट, ना ही डीपीएसपी, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज, नन ऑफ देम इज बेसिक स्ट्रक्चर। सिंपल, सारे पार्ट हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। तीसरा पूछा जाए, क्या किसी कानून को वैलिड करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं? ऑल ऑफ देम कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट अ लॉ। प्रियम्बल को भी किसी भी कानून को वैलिड करने के लिए यूज कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को भी, डीपीएसपी को भी, एंड फंडामेंटल ड्यूटी को भी, टू वैलिडेट अ लॉ। क्या इनको इनवैलिड करने के लिए यूज कर सकते हैं? ओनली वन कैन बी यूज्ड टू इनवैलिडेट अ लॉ, नल एंड वॉइड। याद करिए आर्टिकल 13, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। सो ओनली फंडामेंटल राइट्स कैन बी यूज्ड टू इनवैलिडेट अ लॉ, या नल एंड वॉइड करने के लिए। ओनली वन इज एनफोर्सिएबल डायरेक्टली, दैट इज फंडामेंटल राइट, एंड ओनली वन इज जस्टिसेबल, अगेन द सेम थिंग, कोर्ट में जा सकते हैं, एनफोर्सिएबल एंड जस्टिसेबल साथ साथ चलेंगे। तो फंडामेंटल राइट इन तीनों में आएगा, एनफोर्सिएबिलिटी डायरेक्ट, जस्टिसेबिलिटी, एंड थर्ड इज योर हमारा नल एंड वाइड। बाकी जैसे पूछा जाए कि क्या और किसी को एनफोर्सिबल बनाया जा सकता है,
भाई बिल्कुल बना सकते हो कानून लाके, डायरेक्टली नहीं रहेंगे, बट यस यू कैन ब्रिंग अ लॉ एंड यू कैन मेक इट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सारों में आपके मेजर मेजर क्वेश्चन जो हैं वो हमारे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। अब हम आते हैं 36 37। देखो 37 यही कहता है कि डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सिबल। ठीक है, तो इसी से वो आ जाएगा आपका। तो 37 से इज दिस, तो 36 हो गया और 37 हो गया। मतलब इसने नेचर बता दी कि डीपीएसपी है नॉट एनफोर्सिबल। अब आओ 38। देखो एक एक वर्ड को पकड़ते हैं। 38 का 8, 8 से आया ठाठ बाट। ठाठ बाट होता है वेलफेयर से, तो 8, 8 से आया ठाठ बाट, ठाठ बाट से हुआ वेलफेयर। वेलफेयर हुआ हरियाणा वालों का। हरियाणा वालों का तो होगा, यूपी वाले रह गए ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो अब उनका भी करो। तो रीजनल डिस्पैरिटीज को भी कम करो, इनकम इनक्वालिटीज को भी कम करो, हम दोनों के बीच में जो आगे हैं। सो स्टोरी इज दिस, ठाट बाट वेलफेयर, वेलफेयर हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरियाणा वालों का तो होगा, यूपी वाले रह गए। तो हम दोनों के बीच में इनकम इनक्वालिटीज को कम किया जाए एंड रीजनल डिस्पैरिटीज को कम किया जाए। दैट इज 38। 39, 9 जहां पे भी आएगा फाइन 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 चलेगा। तो 39 कहता है फाइन, फाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे। अब इसमें स्मॉल की बात करते हैं, ए बी सी डी ई। ए और डी का एक पेयर है, इन दोनों में मैन एंड वुमेन की इक्वालिटी की बात करी जाती है। 31 ए लाइवलीहुड की इक्वालिटी की बात करता है। आप कीवर्ड ढूंढ सकते हैं कि दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। जबकि डी जो है, ए और डी, डी बात करता है इक्वल पे की। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर किसी स्टूडेंट को रिलैक्स चाहिए, एंड दे कैन वॉच इट लेटर ऑल्सो। तो डी क्या कहता है? डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन। ए और डी का एक पेयर है। बी और सी का मैंने बताया था, बी डी, बी है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। सी है कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, नहीं होने देना। ठीक है, तो सी इज कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, 39 सी। 39 ई एंड एफ, इन दोनों का एक पेयर है। देखो ई कहता है मेनली, यहाँ पे 3-4 लोग हैं, मैन वुमेन चिल्ड्रन। ठीक है, उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ रहे वर्कर्स की, मैन एंड वुमेन, एंड चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। तो 39 ई में अब्यूज की बात करते हैं। और एफ जो है वो उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, दैट इज डिग्निटी, एक्सप्लॉयटेशन, मोरल अबंडनमेंट। तो ये डिग्निटी और एक्सप्लॉयटेशन और मोरल अबंडनमेंट की बात करता है। जबकि ई जो है वो अब्यूज से बचाने की बात करता है बच्चों को, और मैन वुमेन और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स की। तो यहाँ पे 4 लोग आ गए। ठीक है, वर्कर, मैन, वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, अब्यूज, सॉरी, एक्सप्लॉयटेशन वाला कीवर्ड आएगा एफ में। जबकि 39 ए, कैपिटल ए से आ जाएगा एड, फ्री लीगल एड, AID, एड, फ्री लीगल एड। 48 ए, 48 ए है ए फॉर एयर, एयर में फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वो उधर हो जाएगा। अब आता है 40, 40 गांवों की पंचायत लगी हुई थी भाई, तो 40 है पंचायत। ठीक है, अब आए 41। 1 एक अकेला आदमी है, तो अकेला है तो उसको शांति से नहीं रहने देना, अकेले को खुश भी नहीं रहने देना, उसको पढ़ाना है। ठीक है, उसको काम भी देना है, और फिर जब वो बिल्कुल तंग हो जाए तब उसको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, सोशल सपोर्ट। तो 41 सेज राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस, जैसे कि पेंशन वगैरह आपकी दी जाती है। तो 41 इज दिस। तो ये कीवर्ड है, सीधे पूछे जाएंगे। 42, 2 है, 2 कौन है? एक मदर है, एक बच्चा है। तो मदर को हेल्दी कंडीशंस दो वर्क की, और मैटरनिटी रिलीफ, दिस इज 42। ठीक है, 42 2 है, मदर एंड बच्चा, तो 2 लोग हैं, तो उनको हेल्दी आप जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस दो वर्क की, एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 देखो, 43 में है कोको। कोको क्या चाह रही है? कोको चाह रही है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, तो COCO। 43 सिर्फ लिखा आता है, तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करी जाती है सबसे पहले। अगर आप ऊपर देखेंगे तो लास्ट लाइन जो कहता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। उसके अलावा वर्कर, एग्रीकल्चर जो है उनको
लिविंग वेजेस देना और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना, एंड उनके लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाना, कॉटेज इंडस्ट्री। 43 का कीवर्ड है ये। तो ये सारे हो जाएंगे, वर्कर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड वर्किंग कंडीशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री। 43A एंड 43B। 43B इज वेरी वेरी पॉपुलर, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, को से कॉटेज इंडस्ट्री, को से कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43B। ठीक है। अब वो जो मैनेजमेंट में चाह रही थी वो है 43A, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो 43A के ऊपर एक को है कॉटेज इंडस्ट्री और उसके नीचे एक को है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, 43B। 97th अमेंडमेंट से ऐड होता है, 19(1)C में भी चला जाएगा, वो ध्यान रखना। तो ये हो गए 43। 44, 4 और 4 है बराबर, बराबरी को आप बोलते हो यूनिफॉर्म। तो 4 and 4 आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 4 and 4 इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45, 4 और 5 के आगे 6 लगा दो, 4 5 6। तो 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर जो दी जाती है, 4 5 6, तो यहां से 6 पकड़ना है। तो 0 से 6 को क्या देना है हमें, अर्ली चाइल्डहुड केयर। देखिए यही जो आपका डीपीएसपी है, ये पहले क्या था आपका, 6 से 14 साल के लिए हमारा डीपीएसपी था एजुकेशन का, जो कि 86 अमेंडमेंट से हमारा क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट 21A। और 86 से ही आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर। उसके बाद 45 हो गया। 46 देखो, 6 में है 2, 6 मतलब 6 को लिख सकते हैं 3+3। देखिए जहां पे भी मैं ट्रिक लेके आऊंगा तो 3 जो है 6, 46 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 3+3। 3 को मैं लिखता हूँ ई या तो 5वां लेटर है, ई के या तो 3 डंडे हैं, तो ई प्लस ई लिख दो 3 को, ई प्लस ई 3 लोगों के देने हैं। ई फॉर एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो 46 को देखो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। तो ई फॉर एजुकेशनल, ई फॉर इकोनॉमिकल। तो 6 को मैंने क्या लिखा, 46 को 6 को ब्रेक किया 3+3 में, 3 को ई लिखा क्योंकि ई के 3 डंडे हो गए, ई प्लस ई। तो एजुकेशनल एंड हमारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट कितने लोगों के, 3 लोगों के। वो 3 कौन है, SC ST एंड वीकर सेक्शन। तो 3+3+3, तो 3+3 6 एंड दिस। तो ये हो गया आपका 46। अब आ जाओ 47। इसको याद रखना, AK47 पाई गई थी संजय दत्त के पास। संजय दत्त अपने टाइम में काफी ड्रिंक करता था, ठीक है, ड्रग्स लेता था, बट बाद में जब उसने अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आने की सोची तो उसने अपना हेल्थ बढ़ाई, न्यूट्रिशन बढ़ाया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ाया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद मैदान फतेह हो गया उसका। तो 47 क्या कहता है, देखो कीवर्ड देखिए 47, AK47 के, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसी में आगे आप देखेंगे तो स्टेट शैल एंडेवर दिस टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो ये भी 47 में ही आपको मिलेंगे। तो ये सारे 6-7 कीवर्ड 47 के हैं। AK47 संजय दत्त, ड्रिंक्स, ड्रग्स करता था, हेल्दी डेवलपमेंट एंड दिस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना। अब आओ 48, 48। देखो इंग्लिश में 8 होता है, ATE 8, 48 I 8, 8 मतलब खाना। 8 में क्या रहेगा, 8 ए, एक तो आप खाते हो, खाना खाते हो जो कि आता है एग्रीकल्चर से, एक आप दूध पीते हो जो आता है एनिमल हस्बेंड्री से। तो 48 इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें यही है नीचे भी कि भाई एनिमल हस्बेंड्री में दोनों ही आते हैं आपके, प्रोहिबिशन ऑन द काउ स्लॉटर जो कि आपके गांधीयन डीपीएसपी भी है, और ब्रीडिंग को डेवलप करना है नो, ये भी हमारा एनिमल हस्बेंड्री का हिस्सा रहेगा। तो ये हो गया 48। 49, सर इसका PDF शेयर हो जाएगा क्या? PDF ऑलरेडी शेयर है इसलिए की, आप एक बार देखिए, टेलीग्राम चैनल पे जी कल है। शेयर करी गई थी, ठीक है। ओके। हाँ एक बार देख लो, बाकी मैं फिर से अभी एक बार यहाँ पे भी भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी चैट में आपको मिल जाएगी, चैट से आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके।
देखो 48 हो गया, 8 49। देखो 49 बचपन में याद करिए, 49 स्क्वायर होता था 7, 7 गुणा 7 का, तो 7 वंडर्स। तो वंडर्स में हमारे क्या आते हैं? मॉन्यूमेंट्स। तो 49 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 49 इज वंडर्स, नेशनल मॉन्यूमेंट्स। 50, ठीक है, 50 50 का एक बिस्किट आता था, 50 50, 50 50 इज डिवाइड ऑल्सो। तो दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, इक्वल सेपरेशन ऑफ पावर। और यही दो लोग ही हैं बस, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर करना इज 50 50। 50। अगला है 51, 51। देखिए 51 रुपए की हम ये मान लेते हैं, 51 रुपए की दान दक्षिणा दी पंडित जी को फॉर पीस। तो इंटरनेशनल पीस आपका आ गया 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे आपके डीपीएसपी हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा। 51 ए हमने सारा कर ही लिया था, ठीक है। चलो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्टिकल हो जाएंगे तो वहां से ले लेंगे, टाइम की भी थोड़ी सी वो है। अभी 2-3 दिन और थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहेगा, उसके बाद हम ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे आराम से। अभी क्योंकि कुछ क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग चल रही हैं, और आफ्टर 2 और 3 डेज सिर्फ मैराथन और रिवीजन क्लासेस आपकी रहेंगी। तो दिन में भी हम आराम से जुड़े रहेंगे, बट अभी 6 7 8 तक तो थोड़ा सा इसी टाइम पीरियड में हमें मैनेज करने पड़ेगा 1 घंटे का, ठीक है। बाकी 8 के बाद आपकी आराम से क्लासेस की हर एक की ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी और आपकी मैराथन भी हो जाएगी। बाकी मीन टाइम 10 मिनट हम डाउट्स ले सकते हैं, किसी का कोई भी डाउट है तो उसको भी ले सकते हैं। जो हाथ रेज है मैं उनको ले रहा हूँ। मोनिका, यस मोनिका। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपसे वो बात करी थी ना सी सेट के लिए कि प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर, सर वो डाउनलोड अपलोड नहीं हुए हैं। मैंने चेक करा था बट वो अपलोड नहीं है अभी तक। सी सेट के पेपर्स ना? हाँ जी, ठीक कल है, भी नंबर इवन एक आज बार भी चेक किया था। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ। एंड एक सेकंड। एचपीएससी की साइट पे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये। हाँ, एचपीएससी की भी वेबसाइट पे हैं, वैसे एचपीएससी पे मिल जाएंगे। सर आप लिंक एक बार दे देंगे जहाँ से मतलब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर। हाँ, hpsc.gov.in है। अच्छा आप ओके ठीक है, वहां से वहां पे प्रीवियस सी सेट मिल जाएगा सर मुझे? सेट भी हैं, हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। पिछले सारे सालों के हैं वहाँ पे। ठीक है सर, मैं वहां से कलेक्ट कर लेती हूँ। ओके। ओके सर। सर पॉलिटी का मैराथन आप कराओगे? हाँ हाँ, पॉलिटिकल मेथड्स में। और सर ये जितनी भी ट्रिक्स अभी करा रहे हो तब रिपीट होंगी वहाँ पे? हाँ, रिपीट तो होंगी। तो ठीक है सर, तभी कर लेंगे वहाँ पे फिर। ठीक है। अमित, कई दिनों में आवाज सुनाई दी है तुम्हारी। ठीक है, कुसुम। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग कुसुम। तो मेरे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मतलब 40 के आसपास ही बन रहे हैं मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन के ऊपर जो ठीक ही नहीं हो रहे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नेगेटिव मार्क ज्यादा जा रहे हैं, इतना तो मैं समझ पाया, फिर आप? यस सर, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं सर। ओके, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो रहे हैं या फिर सारे सब्जेक्ट्स में हो रहे हैं? मतलब साइंस में और इकोनॉमिक्स में। साइंस और इकोनॉमिक्स। तो यस सर, क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि रिवीजन की कमी है, या मतलब मतलब रीजन की कमी लग रही है सर सारी चीजें। और उसमें करंट अफेयर में भी सर। तो इनमें तो थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा कुसुम, क्योंकि मान यस लीजिए सर, 1-2 सब्जेक्ट का इशू है तो इशू पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित है, रिवीजन है। अगर मान लो ज्यादा होता तो हो सकता है अप्रोच की प्रॉब्लम होती फिर तो, ठीक है। अगर मान लो बाकी यस सब सर। ठीक है तो इन दोनों में फिर थोड़ा थोड़ा अच्छे से टाइम निकाल लीजिए। और करंट अफेयर में भी ज्यादा ही गलत हो रहे हैं सर। तो अगेन मतलब रिवीजन ही करना पड़ेगा।
जैसे मान लो एक चीज ये भी कर सकते हैं, जो गलत हुए हैं ना, अपना कॉपी पेन लेके बैठो और उनको एटलीस्ट हाथ से ना लिख लेना, ताकि अगली बार जब आप जी उनको सर। देखो तो जल्दी जल्दी से रिवाइज कर पाओ। कम से कम वहां जी से आप सर। क्या जाए। सब लोग इसको ध्यान रखिए कि जहां से जो भी चीज आपकी उसमें गलत हो रही है, हर टेस्ट में जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, ठीक है, उसको नोट जरूर करो। मान लो अगर 20 क्वेश्चन भी आपको नए गलत हुए किसी भी कारण से हुए, तो वो 20 की इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे आपके पास हो, ताकि डेली बेसिस पे आप उसको देख सकें, ताकि और अच्छे से वो हो सके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके कुसुम। विनित, यस, जीपीएससी की फॉर्म को बता देंगे। ठीक है विनित, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक डाउट है, मतलब जैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता हूँ ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है, हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा देना चाहिए, मैं जल्दी कर रहा हूँ, और कहीं हो सकता है इसी वजह से कुछ गलतियां भी होती हो। बट सर मैंने 2-3 पेपर में कोशिश करी है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा। मतलब मैं मानता हूँ लोगों के साथ उल्टा होता होगा, हम्म। बट मेरा पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पाता, पता नहीं क्या चक्कर है। तो थोड़ा सा बताओ एक बार पेपर कैसे अटेम्प्ट करूं। जैसे साइंस वाला मिश्रा सर ने बताया था कि 3 राउंड में करो, हम्म। वो सर हो ही नहीं पाता है। मतलब जिस क्वेश्चन पे गया मन करता है बस इसको यहीं खत्म करो और फिर अगले पे चलो। नहीं नहीं, इस अप्रोच से ना बाद में कई बार दिक्कत हो जाती है हमें तो। ठीक है, अभी तो जैसे मान लीजिए हम जल्दीबाजी, देखो आपको 2 आवर्स मिले हुए हैं पेपर के लिए, तो आप उसको यूटिलाइज करो, भले ही चाहे किसी भी तरीके से। मतलब 5-10 मिनट का तो मैं मान सकता हूँ, 5-10-15 मिनट अगर ऊपर नीचे होता है तो एक अलग चीज़ है, बट 1 घंटे में पूरा पेपर कर लेंगे तो फिर आपको ये भी देखना है कि फिर उसके बाद आपका स्कोर कितना हो रहा है। या तो अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो नहीं आप। सर, 100 आउट ऑफ 100 नहीं है यार। मतलब 70-80 भी आ रहा होता तब भी कोई बात नहीं थी, बट स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा। मतलब 50 अबव तो आ रहा है, बट तो फिर तो आप ये समझो कि मान लो, जैसे मान लो 70 हुए, मैं ये मान लेता हूँ 70 ठीक हुए, 30 का स्कोप तो अभी भी है। हाँ जो जी। अगले 1 घंटे, जो आपने 1 घंटा जल्दी करके भी कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं, जी सर, बैठना तो वहां पे पड़ेगा। सर वो तो मैं मानता हूँ आपके बात, इसलिए कह रहा हूँ मेरी अप्रोच में कहीं दिक्कत है। वो अप्रोच जो में यही है ना, आप उसको टाइम को दो। हाँ आपको जी। जैसे आपने अभी मान लो 3 पेपर दिए 1-1 घंटे के, उनमें कम से कम ये तो निकालो कि भाई, अगर मान लो उनमें जो 30-30 क्वेश्चन गलत हुए, फॉर एग्जाम्पल 70 ठीक हुए 30 गलत हुए, तो वो जो 30 का जो गैप है उसको आप उस 1 घंटे में कैसे फिल कर सकते थे। जब आप इस अप्रोच को समझ जाओगे तो उसको फिर अगले पेपर में अप्लाई कर पाओगे, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लो 5-6 क्वेश्चन का भी बेनिफिट मिल गया तो आपको एडवांटेज तो हुआ। अदरवाइज फिर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर कुछ गलत हो गए और ज़्यादा गलत हो गए, और उस दिन तो वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है तो हड़बड़ाहट में ही हो गए बिल्कुल एक सर। घंटे के चक्कर में, तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। और कई बार अननेसेसरली ना अपनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट करना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मान लो अभी तो 1 घंटे में कर रहे हो, उस दिन अगर 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में चला गया, तो फिर लगेगा कि मतलब अपनी जो पहले वाली परफॉर्मेंस चल रही थी वो नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि क्वेश्चन शायद गलत जा रहे होंगे। तो पहले ही अपने आप को उसी में रखो कि भाई 1 घंटा तो जो बचा हुआ है ना उसको यूटिलाइज करना ही है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, और जो गलत हुए हैं वहां देखो कि टाइम कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा, अगली बार अप्लाई करना पड़ेगा तभी कर पाओगे। ठीक है सर, और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए वो 2 या 3 राउंड्स में पेपर करें या वन गो में? नहीं, 2 से 3 राउंड बेस्ट रहता है। वन गो में मतलब वैसे अगर आपका टाइम सेव हो रहा है तो वन गो में भी कर सकते हो। ठीक है, तो और बाकी मतलब 2 तो मिनिमम रखने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलते ही हैं। चलो मैं विनीत का एक बार डाउट ले लेता हूँ, विनीत काफी देर से लिख रहे हैं। विनीत आप माइक भी ऑन कर सकते हैं। मैराथन, देखो 4 घंटे में तो मैराथन मतलब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। 5-6 घंटे, जैसे मान लो पॉलिटी है 6 घंटे तो लगेंगे, इकोनॉमी है 5.5-6 घंटे तो लगेंगे, अदरवाइज वो फिर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। बड़े सब्जेक्ट हैं, सब कुछ करना होता है, पहले का भी जो एक्सपीरियंस है, तो
फिर दूसरे दिन पे जाएंगे या फिर कई सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। बट आई थिंक 6 आवर्स इज गुड इनफ, उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। गैस लेने पे भी कुछ गैस वर्क गलत हो जाते हैं तो समझ नहीं आता कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये तो सबके साथ ही रहेगा, देखिए हर एक का अलग अलग वो रहता है, बस आपके कारण डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे कि कभी कभी गैस वर्क इसलिए गलत होता है कि भाई पढ़ा नहीं होता, ऐसे ही ले लेते हैं, कभी कभी कि पढ़ा होता है बट रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। तो पेपर से पहले कर लो जितनी गलतियां करनी है और उनको अपना कंसोलिडेट करके पेजेस पे लिख के रखो। पेजेस पे लिख के रखेंगे तो आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे, वो गलती रिपीट नहीं करोगे जो पेपर में पहले कर चुके हैं, वो भी आपको काफ़ी एक्स्ट्रा एज दे देगा, ठीक है। और बाकी तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, मोर एंड मोर रिविजन्स, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी के लिए तो आज वाले सेशन को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे एंड विल रिज्यूम इट, और उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बहुत अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, विदाउट टेंशन, ठीक है। लाइफ एक है, पढ़ाई करो, मेहनत करो मन लगा के, बट चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सर एक क्विक सॉरी सर, एक क्विक क्वेश्चन था सर। जैसे अभी आर्टिकल्स जो आपने पीडीएफ शेयर की है, इसमें हर पार्ट में मल्टीपल आर्टिकल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आज मैं फंडामेंटल राइट्स देख रही थी, तो उसमें एक आर्टिकल में बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मेन आर्टिकल को पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि व्हाट इट डील्स फॉर, बट अगर हम पूरे सब पॉइंट्स पढ़ते हैं तो उसमें से फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट है, तो सपोज 1-2 पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आ रहे, सो डू वी नीड टू गो इन दैट मच डेप्थ कि 10 के 10 समझ में आने चाहिए? मतलब वो चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो जरूरी है कि सारे सब पॉइंट्स भी समझ में आए, या हेडिंग से काम चल जाएगा? अच्छा सवाल है वर्षा आपका, एंड विल टेक दिस डाउट टुमारो। द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक दिस ओनली। ओके, एंड कंटिन्यूइंग विद व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये कह रहा था कि आप आराम से पढ़ाई करें, गिव योर बेस्ट, ठीक है। और चिंता नहीं करनी, ठीक है। चिंता क्यों नहीं करनी? क्योंकि पीडीएफ शेयर नहीं हुआ है। पीडीएफ इसमें आ गया है, बाकी आप देखिए चैट में है पीडीएफ, ऊपर की तरफ देखिए, ठीक है। 12 मिनट पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पीडीएफ है। हेलो सर, वो वीओडी में कोर्स 3 में वो पीडीएफ बोली थी प्रदीप सर की, वो भी नहीं हुई आज। वो मैंने चेक करवाया था, वो आप एक बार एडमिन से कांटेक्ट करिए, आप एक बार मेरे को मैसेज करो, आपका जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है ना, यस सर। वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे ड्रॉप करिए, ठीक है। ओके सर। क्योंकि मैंने सर सारा वो मैंने किया था फोन, अकेडमी से बोले थे कि अमित सर को फोन करो, मैंने आपके पास किया था कॉल, व्हाट्सएप कॉल की सर, बट अटेंड नहीं हो पाई। व्हाट्सएप कॉल नहीं, आप नॉर्मल कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल तो नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल ही बोला था। अच्छा, नहीं आप आराम से नॉर्मल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए जो भी इशू है ना उसको। ओके सर, ओके। और सर एक ज्योग्राफी का भी बना दो, मेन सा टॉपिक का, आप इंस्टा पे बना दो, हम वही देखेंगे कहाँ से मेन टॉपिक है। हाँ ठीक है, वो भी बना देंगे ज्योग्राफी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, ठीक है। चलिए तो 5 तारीख और अब आप ये मान के चलो 26 को आपका पेपर है, तो 20 दिन आपके पास और बचे हैं, ठीक है। तो 20 दिन और 20 घंटे तो मैं नहीं बोलूँगा डेली बेसिस पे, बट एटलीस्ट 14 आवर्स एटलीस्ट आप ट्राई करें। 14 आवर्स इज डूएबल। 14 घंटे तक मुझे लगता है कि किया जा सकता है, तो मैं 14 तक तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पुटअप करें, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और स्पेशली लास्ट टाइम पे जो मेहनत करी जाती है ना, वो बहुत फ्रूटफुल रहती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, टेक रेस्ट एंड स्टडी, दैट्स इट, ओनली 2 थिंग्स आई एम सेइंग, पढ़ो सो। ऑन दैट नोट, अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्टडी वेल, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।